नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, क्या आप भी यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं? लक्ष्य तो आपका जेआरएफ ही है, यूजीसी नेट तो उसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा। जानकारी पसंद आएगी तो शेयर जरूर करिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ के पूरे प्रोसेस के बारे में। कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है। आप अगर नेट क्वालिफाई करते हैं या जेआरएफ होते हैं तो क्या सिर्फ टीचर बन सकते हैं या इसके अलावा भी कोई संभावनाएं आपके पास हैं? क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? कैसे आप इस परीक्षा को पहली बार में ही सफलतापूर्वक क्रैक कर लेंगे? ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं, तो वीडियो के अंतिम तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है ना। आइए एक एक करके शुरू करते हैं इस जानकारी के बारे में। सबसे पहले बात करें, क्या सफलता का ब्लूप्रिंट हो सकता है? कैसे आप अपनी सफलता नॉट इवन नेट जेआरएफ ऑल्सो कैसे आप तय करेंगे? क्या परीक्षा पैटर्न है? क्या नए नियम लागू हो रहे हैं इस बार? और आपकी जीत कैसे सुनिश्चित होगी? यहां से चल के यहां तक का सफर आप कैसे तय करेंगे? इस छोटे से वीडियो में आज ये सारी बातें हम लोग जानने वाले, ठीक है ना। मिस मत करिएगा अंतिम तक। आइए शुरू करते हैं। एक परीक्षा और असीमित संभावनाएं। कौन आयोजित कर रहा है इस परीक्षा को? तो एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, लगातार इस परीक्षा को आयोजित करा रही है, ठीक है ना, और सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, तो हमारा भरोसा इन पर बना हुआ है। छोटी मोटी घटनाएं दूसरी बात है। उद्देश्य क्या है? भारत में टीचिंग और रिसर्च के लिए न्यूनतम मानक तय करना, ठीक है ना, और उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए एक रास्ता तैयार करना। यह अनिवार्य द्वार है। आपको पता है, जब तक आप नेट क्वालिफाई नहीं होंगे तब तक आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो यह एक प्रकार से गेटवे है। आप यहां जैसे इस परीक्षा को पास करते हैं, आपकी संभावनाएं आगे की क्या हो जाती हैं? वो शुरू हो जाती हैं। तो अब आइए एक एक करके समझें इसके बारे में, आपका लक्ष्य क्या है। दो चीजें हैं। अगर आप जेआरएफ के लिए जाते हैं तो रिसर्च और पीएचडी के लिए सीधा आपको वित्तीय सहायता मिल जाती है, पैसा मिल जाता है यूजीसी की तरफ से। फेलोशिप राशि क्या है? 37,000 से 42,000 रुपए पर मंथ, इतना आपको मिल रहा है। अभी लास्ट ईयर बढ़ा हुआ है, तो 42 की जगह कुछ जगह एचआरए वगैरह बढ़ जाता है, तो ये 42 से थोड़ा सा और बढ़ जा रहा है, लेकिन लगभग इसके इर्द गिर्द ही आप पहुंच रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर यानी नेट के लिए जा रहे हैं तो आप भारत के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय कॉलेजों में सीधे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की न्यूनतम योग्यता रखने लगते हैं और आपके सफल कैरियर की शुरुआत हो जाती है। नेट में कई बार क्या होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो इन हाउस आपको स्टाइपेंड प्रोवाइड कराती है, जो कि जेआरएफ की तुलना में बहुत कम होता है, लेकिन वहां भी पैसा मिलता है रिसर्च के लिए। बाकी नेट आपकी एलिजिबिलिटी है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं। पहले क्या था? पहले रिसर्च का वेटेज था। जो लोग रिसर्च के लिए गए या जेआरएफ के लिए गए तो असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में आते आते उनके लिए वेटेज क्रिएट होता था, लेकिन अब ये मान्यता समाप्त हो गई। अब आप नेट क्वालिफाई हैं तो आप जाएंगे, आप जेआरएफ भी हैं तो आपके लिए कोई एक्स्ट्रा वेटेज नहीं है। हाँ, जब आप प्रमोशन के लिए जाते हैं तो ये मायने जरूर रखता है, ठीक है ना। तो अगर आप नेट क्वालिफाई हैं या नेट क्वालिफाई करते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। कुछ विश्वविद्यालयों में यह व्यवस्था है कि नेट के थ्रू भी रिसर्च होता है, तो वहां आप रिसर्च भी कर सकते हैं। स्टाइपेंड आपका कम होगा, लेकिन जेआरएफ आप क्रैक करते हैं तो आपका स्टाइपेंड 37,000 से 42,000 पर महीना आएगा और आप रिसर्च और पीएचडी के लिए सीधे एलिजिबल हो जाएंगे। प्लस आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी हो जाएंगे। जो लोग जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं, नेट उनका क्वालिफाई होता ही है, क्योंकि उसके ऊपर की यह व्यवस्था है, ठीक है ना। अब बात करें कि इसके लिए क्या पात्रता है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होना ही चाहिए, पीजी तो आपकी होनी ही चाहिए, ये तो फिक्स है। अब अगर आप जनरल कैटेगरी या अनरिजर्व कैटेगरी से है तो 55% पीजी में आपका होना चाहिए। किसमें? जिस विषय से आप जेआरएफ या नेट देने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपका मुख्य विषय है, पीजी में आपने जो ले रखा है उसमें 55% होना चाहिए। ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ट्रांसजेंडर के लिए यह क्राइटेरिया 50% हो जाता है। 5% की विशेष छूट मिलती है। कुल 85 विषयों में यह परीक्षा उपलब्ध है। कुछ नए विषय शामिल हुए हैं, जैसे आयुर्वेद, बायोलॉजी, ये भी आपका विषय शामिल हुआ है। 85 लगभग विषय हैं जिनमें आप यह परीक्षा दे सकते हैं। इतने विषय आपको मिलते हैं, तो आपका विषय इसी में से कोई एक होगा तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। ये क्राइटेरिया अगर आपने फॉलो कर लिया तो।
आगे बात करें कि नया नियम क्या है, जो मैं नए नियम की बात कर रहा था, नया नियम क्या है। अगर आपने 4 ईयरली 4 साल का ग्रेजुएशन किया है, यानी 8 सेमेस्टर आपने परीक्षा में दिया है और आपका एग्रीगेट स्कोर 75% या उसके समकक्ष कोई ग्रेड है, तो आप सीधे यूजीसी नेट पीएचडी के लिए योग्य हो जाएंगे, सीधे। अगर आपने 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा है ग्रेजुएशन का, ठीक है ना, 8 सेमेस्टर की परीक्षा आपने पास कर रखी है, तो आप सीधा 75% लेकर आप पीएचडी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। वहीं अगर एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, तो इनको 5% की छूट मिलती है, यानी इन्होंने अगर 70% भी गेन कर रखा है तो ये आपके रिसर्च के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, सॉरी यूजीसी नेट पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है ना। ये आप ध्यान रखेंगे। नया नियम आपका 4 वर्षीय जो यूजी छात्र हैं इनको भी मौका देता है आवेदन करने का। अब आयु सीमा क्या है, जेआरएफ वर्सेस असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी नेट और जेआरएफ के बीच में आयु सीमा क्या है। तो अगर आप जेआरएफ के लिए जा रहे हैं तो और जनरल कैटेगरी से हैं तो आपकी अधिकतम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। 30 वर्ष के बाद आपको यह मौका नहीं मिलेगा। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, ओबी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, विमेन, ट्रांसजेंडर हैं, तो 5 साल का रिबेट आपको मिलता है, 5 साल अधिकतम छूट आपको मिल जाती है, यानी 35 ईयर्स तक जेआरएफ के लिए जा सकते हैं। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई आयु सीमा नहीं है, 60 वर्ष तक आप यह परीक्षा क्वालिफाई कर सकते हैं, 60 ईयर्स तक आप यह परीक्षा क्वालिफाई कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है ना। आगे बात करते हैं हम लोग एनटीए का अपडेट क्या है। अब परीक्षा के 3 परिणाम आने लगे, आपको पता है, ठीक है ना। 3 स्पष्ट श्रेणियां आपको मिल गई हैं। पहला जो होता है वो जेआरएफ है, पहली कैटेगरी जेआरएफ है। दूसरी असिस्टेंट प्रोफेसर है जिसमें नेट के लिए एलिजिबल ये, और तीसरा सिर्फ और सिर्फ आपका ओनली पीएचडी का ऑप्शन है, ओनली पीएचडी, सिर्फ रिसर्च के लिए एलिजिबल होंगे, बस सिर्फ रिसर्च के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक ना। जो पीएचडी के लिए जाते हैं, ओनली पीएचडी जिनका होता है वह सिर्फ रिसर्च कर सकते हैं, वह असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं होते। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट क्वालिफाई करना जरूरी है। आप देखते होंगे पहले यह व्यवस्था अलग अलग विश्वविद्यालयों में क्रेट के नाम से थी। क्रेट में क्या होता था, आपने अगर क्रेट क्वालिफाई किया तो आप सिर्फ रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन नेट क्वालिफाई करना होगा प्रोफेसर बनने के लिए। वही चीज अब यूजीसी कर रहा है, ओनली पीएचडी का ऑप्शन दे दिया कि आप रिसर्च कर सकते हैं, स्टाइपेंड इसका कम होता है जेआरएफ की अपेक्षा, लेकिन आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं है, उसके लिए आपको नेट परीक्षा पास करना अनिवार्य है। अब यहां बात करें इनके बारे में, इनका अंतर क्या है, क्योंकि आपको यह अंतर स्पष्ट पता होना चाहिए। तो एक एक करके, जैसे जेआरएफ की कैटेगरी में अगर आप क्वालिफाई कर गए तो फेलोशिप भी मिलेगी, असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन जाएंगे और पीएचडी में आपका एडमिशन भी हो जाएगा, मतलब यहां तो सब बल्ले बल्ले है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर नेट के लिए क्वालिफाई करते हैं तो फेलोशिप नहीं है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी नेट पास छात्रों को अपनी इन हाउस फेलोशिप देती हैं, जो कि जेआरएफ की तुलना में कम होती है। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है और पीएचडी में एडमिशन के लिए भी आप एलिजिबल है। फेलोशिप कुछ जगह मिलती है, ये मैं पहले स्पष्ट कर दूं, कुछ यूनिवर्सिटीज इन हाउस फेलोशिप देती हैं, लेकिन वो जेआरएफ की तुलना में बहुत कम होता है, अप्रॉक्स 1/3 के आसपास होता है। अगर आप पीएचडी ओनली के लिए क्वालिफाई होते हैं तो आपको फेलोशिप भी नहीं मिल रही है, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल नहीं माना जाएगा, हाँ केवल आपका पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा, ये होगा। यहां भी कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो ओनली पीएचडी के लिए थोड़े बहुत हेल्प की व्यवस्था करती हैं, जैसे क्रेट में हो रहा था वैसे यहां भी अभी भी हो रहा है, ठीक है ना। तो ये एक अंतर है, जो तीनों कैटेगरीज में जो 3 अलग अलग रिजल्ट बनते हैं उनमें ये एक विशेष अंतर आपको देखने को मिलता है। अब बात करें कि परीक्षा की संरचना क्या है, तो 180 मिनट का ये पेपर है, यानी 3 घंटे बिना किसी ब्रेक के आप यह परीक्षा देते हैं। सीबीटी मोड में आपका पेपर होता है, कंप्यूटर बेस्ड मोड में आपका पेपर होता है। पेपर 1 जो कि सबके लिए अनिवार्य होता है, 50 क्वेश्चंस आते हैं और ये 50 क्वेश्चंस 10 यूनिट में डिवाइड होते हैं, 10 अलग अलग यूनिट में डिवाइड होते हैं। मैक्सिमम मार्क्स इसमें 100 होता है। रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, जनरल अवेयरनेस, रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन, ये आपके टॉपिक्स हैं जहां से यहाँ क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। 50 क्वेश्चन 100 अंक। पेपर 2 आपका जो होता है वो 100 प्रश्न लेके आएगा 200 अंकों के लिए, और यह आपके विषय पर आधारित होगा, जो विषय आपने पीजी में ले रखा होगा उस पर।
इसमें पीजी स्तर के विषय का गहन ज्ञान आपका यानी इंटेंस नॉलेज आपकी चेक की जाती है। तो टोटल 150 क्वेश्चन, 300 नंबर, 180 मिनट आपको मिलते हैं इस परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है ना। अब सवाल यह है कि मार्किंग स्कीम और ड्रॉप किए गए प्रश्न का नियम क्या है। तो आप जैसे ही क्वेश्चन सही करेंगे +2 आपके खाते में जुड़ जाएंगे ना। आप सही उत्तर दिए देंगे +2 आपके अंक जुड़ेंगे, लेकिन अगर आप गलत उत्तर दे रहे हैं, खाली छोड़ रहे हैं, तो 0 यानी कोई निगेटिव मार्किंग अप्लाई नहीं हो रही है। एनटीए द्वारा कोई भी प्रश्न गलत पाया जाता है तो उसे हटा ड्रॉप कर दिया जाएगा, यानी अगर उसके परीक्षा प्रश्न पत्र में कोई प्रश्न गलत है, तो अगर वह गलत है तो आपका वह क्वेश्चन हट जाएगा और 2 अंक उन छात्रों को मिलेंगे जिन्होंने उस प्रश्न को अटेम्प्ट किया था। यही ध्यान रखना है, जिन लोगों ने प्रश्न को अटेम्प्ट किया है, अगर वह क्वेश्चन हटा, गलत पाया गया, तो 2 नंबर उन्हीं विद्यार्थियों को मिलेंगे जिन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला, चूंकि माइनस मार्किंग नहीं है तो परीक्षा में कोई भी प्रश्न खाली नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन गलत हो गया, सपोज आपने उसका आंसर लिखा, आंसर गलत ही आपने टिक किया, लेकिन आपने अटेम्प्ट किया है, तो आपके मार्क्स जुड़ जाएंगे। 2 नंबर बहुत होते हैं ना, 2 नंबर आपको बहुत आगे ले जा सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगली बात पे आए तो ये जो स्कोर कार्ड आपका है केवल टीचिंग तक सीमित नहीं है। भारत सरकार आपके स्कोर कार्ड का उपयोग सीधे जॉब रिक्रूटमेंट के लिए कर रहा है। ये नई व्यवस्था आपको दे दी गई, ठीक है ना। आप टीचिंग के लिए तो जाएंगे ही, लेकिन भारत की जो महारत्न और नवरत्न कंपनियां हैं वो यूजीसी नेट के स्कोर कार्ड के आधार पर शानदार नौकरियां दे रही हैं। तो ये आपका गोल्डन टिकट भी है। कहां, ओएनजीसी, आईओसीएल, गेल ना, यहां पर आपके लिए मौके बनते हैं। तो मैंने आपसे कहा भी था शुरू में कि आज हम उसको भी जानेंगे कि टीचिंग के अलावा कहां कहां मौके हमारे लिए बनते हैं। तो ये वो सेगमेंट है जहां आपके लिए मौके बनते हैं। ये प्रश्न बार बार आप करते हैं मुझसे, तो ये मौका आपके लिए है कि आप टीचिंग के अलावा कहां जा सकते हैं, क्योंकि यह एक नई व्यवस्था भारत सरकार लेकर आई है कि हम इन स्कोर कार्ड्स को शेयर करेंगे ताकि मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आपके लिए क्रिएट की जा सके, ठीक है ना। अब इसकी प्रकृति बदल रही है, तो सफलता की रणनीति क्या होगी। पहले क्या होता था, क्वेश्चन फैक्चुअल ज्यादा होते थे, बट अब क्या है, अब क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल ज्यादा है। जनवरी में जो परीक्षा हुई थी इसमें आपको एक बड़ा बदलाव देखने को मिला, रट्टाफिकेशन विल नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू ना। अगर आप रट्टाफिकेशन की प्रवृत्ति में बंधे हुए हैं तो परीक्षा में यह काम नहीं करेगा। यू मस्ट हैव टू मेंटेन योर कॉन्सेप्ट, यू मस्ट हैव टू बिल्ड अप योर कॉन्सेप्ट ना। आपका कॉन्सेप्ट बेहतरीन होना चाहिए। तो अब आप देखेंगे कि परीक्षा में अब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन आपको फैक्चुअल मिलते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है। और एक और बड़ी बात, अब आप देखेंगे पिछले 3-4 परीक्षाओं से अगर आप देखेंगे, खास करके 2023 के बाद से, उसके पहले भी ये था, लेकिन 23 के बाद आप देखेंगे पेपर 1 जो है वो गेम चेंजर है। पेपर 1 जिसने बेहतर कर लिया वह आधी लड़ाई ऐसे ही जीत जा रहा है, आधी क्या, आधे से ज्यादा लड़ाई जीत जा रहा है। तो पेपर 1 आपका गेम चेंजर बन चुका है। अब चूंकि आपको सारी चीजें पता हो गई हैं कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन से पेपर पे फोकस करना है, फोकस करने के दौरान क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तो अब इस तैयारी में आपकी मदद कैसे हो सकती है। तो मदद होगी, आपको पहुंचना है खान ग्लोबल स्टडीज के ऐप पर। आप पहुंचेंगे खान ग्लोबल स्टडीज के ऐप पर। खान ग्लोबल स्टडीज के ऐप पर आप जाएंगे और यूजीसी नेट सेगमेंट आप क्लिक करेंगे। यूजीसी नेट सेगमेंट पे आप जाएंगे तो ऑनलाइन कोर्सेज में आप देखेंगे यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए अध्ययन फाउंडेशन बैच आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। ये पेपर 1 के लिए है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है, यहां से आप बाय नाउ कर सकते हैं। इसके अलावा पेपर 2 के अलग अलग विषय आपके लिए उपलब्ध हैं। जो आपका विषय होगा आप उसके साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, जिन्होंने पेपर 2 में एडमिशन ले लिया वह पेपर 1 में अपने आप एडमिशन ले लेंगे। जो पेपर 1 में सिर्फ एडमिशन लेंगे उनको पेपर 2 में अलग से एडमिशन लेना होगा, ठीक है ना। तो ये पूरी व्यवस्था आपके लिए, ताकि आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। तो इस बार संकल्प लीजिए, जून आपकी सफलता का परचम लहराएगा ना। सफलता सुनिश्चित करिए ताकि आगे के रास्ते आपके लिए खुले। चलिए, ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को।